नमस्कार साथियों, लॉकडाउन 3 जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रत्यय। पिछले 2 वीडियोज आपने देखे होंगे प्रत्यय की परिभाषा और प्रकार पर, और कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें कर्तृवाचक प्रत्यय की परिभाषा और उसके उपभेदों पर चर्चा की थी। आज हम प्रत्यय का दूसरा भेद है जो तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय, उसकी परिभाषा और उसके उपभेद पर चर्चा करें। इसके 3 उपभेद काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले तद्धित प्रत्यय कहते किसे। कृदंत की परिभाषा पढ़ी थी कि ऐसे प्रत्यय जो क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं, अर्थात धातुओं के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्रिया पदों या धातुओं के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। जैसे मैं एक सर्वनाम का शब्द लिखता हूँ अपना, और इसके साथ में प्रत्यय जोड़ देता हूँ पन, तो ये अपनापन क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। अभी मैं विशेषण लिख दिया लाल और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया इमा, शब्द क्या बन गया? लालिमा। तो ये लालिमा और अपनापन है, ये क्या है? तद्धितांत है, जिसके अंत में तद्धित प्रत्यय हो। अब यहाँ देखेंगे अपना शब्द तो सर्वनाम है, लाल शब्द क्या है? लाल शब्द है विशेषण। ऐसे मैं लिख देता हूँ तेल, तेल प्लस ई, तेली। तो तेल शब्द क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय तद्धित कहलाते हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि किस में तद्धित प्रत्यय है, किस में कृदंत प्रत्यय है। तो आपको अलग अलग करना आना चाहिए। क्रिया के साथ लगा है तो वो कृदंत, और क्रिया के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ लगा हुआ है तो वो तद्धित। अब तद्धित प्रत्यय के कितने उपभेद हैं? ये काफी महत्वपूर्ण 6 उपभेद हैं। कुछ किताबों में एक और उपभेद की चर्चा होती है, गुणवाचक या गुणबोधक तद्धित प्रत्यय। कुछ में 7, कुछ में 8 अलग अलग है। हमें बोर्ड की पुस्तक के अनुसार चलना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो पुस्तक है उसमें तद्धित प्रत्यय के 6 उपभेद है। कौन कौन से? नंबर 1 कर्तृवाचक, नंबर 2 भाववाचक, नंबर 3 संबंधवाचक, नंबर 4 अपत्यवाचक, नंबर 5 पूर्णतावाचक और 6 स्त्रीबोधक। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि इन तीनों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। पिछले एलडीसी में यहाँ से भी आया, पिछले आरएस 2018 में अपत्य का अर्थ पूछा गया, युग्म शब्द में भी पूछा जाता है अपत्य। तो ये 3 महत्वपूर्ण है। इनको तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनको कम समय देंगे। इनको कर्तृवाचक, भाववाचक और संबंधवाचक। तो आज हम पहले इनको ले रहे हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण है, इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। और इस अपत्य शब्द का ही कई बार प्रश्न आता है, अपत्य का अर्थ क्या है? अपत्य किसे कहते हैं? अपत्य कहते हैं संतान का बोध कराने वाले, संतान, कुल, वंश। जो आरएस 2018 मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था वो युग्म शब्द का था, अपत्य, अपथ्य। ये युग्म शब्द आता है, अपत्य और अपथ्य। अपत्य का अर्थ संतान, अपत्य यानी रोगी के लिए निषेध भोजन, रोगी के लिए निषेध भोजन। तो एक तो शाब्दिक अर्थ ध्यान रखें इसका। अपत्य का किसे कहते हैं? संतान का बोध कराने वाले, कुल, वंश या संतान का बोध कराने वाले सब। कुछ पुस्तकों में ये थोड़ा मिसप्रिंट दिया हुआ, अप्रत्यय दिया हुआ। अप्रत्यय शब्द गलत है, शुद्ध रूप है अपत्य। ध्यान रखें, ये गलत रूप भी कुछ किताबों में दिया हुआ है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। फिर है ऊनतावाचक। ऊनता का शाब्दिक अर्थ क्या है? लघुता या छोटेपन या छुटपन का बोध कराने वाला, यानी कोई चीज बड़ी है उसमें कमी। तो एक बार इन सब 6 की परिभाषा को सुन लीजिए, उसके बाद हम उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, इन 6 में से यदि एक परिभाषा आप ढंग से समझ लेंगे तो आपकी सभी परिभाषाएं क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं नंबर 1 पर चर्चा करता हूं, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। तो ऐसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय जिनके साथ प्रत्यय जोड़कर कर्ता का बोध कराने वाले शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय।
दूसरा है भाववाचक। तो ऐसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय जिनके साथ प्रत्यय जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संबंधवाचक में देखिए, ऐसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय शब्द जिनके साथ प्रत्यय जुड़कर संबंध का बोध कराने वाले शब्द बनाते हैं उसे संबंधवाचक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के साथ प्रत्यय जुड़कर संतान का बोध कराने वाले शब्द निर्मित करते हैं उन्हें अपत्यवाचक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के साथ प्रत्यय जुड़कर कमी, लघुता या छुटपन का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऊनतावाचक। ऐसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण जिनके साथ प्रत्यय जुड़कर स्त्रीलिंग का, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द बनाते हैं उन्हें स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये तो मैंने 6 की परिभाषा बताई। अब हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक ये चीज युग्म शब्द की आप ध्यान रखें, RS के परीक्षा में और उससे पहले भी पूछी हुई है। अपत्य का अर्थ संतान, वंश या कुल है और अपत्य यानी रोगी के लिए निषेध भोजन। अब हम आज पहले लेते हैं कर्तृवाचक। नंबर 1 पढ़ रहे हैं कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, ये इसका पहले का हेडिंग। परिभाषा समझ लीजिए वापस। ऐसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द जिनके साथ प्रत्यय जुड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जुड़कर वाक्य में कर्ता का बोध कराने वाले शब्द बनाते हो उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। आपने जो कल पढ़ा था कृदंत प्रत्यय, उसके भी 2 भेद ऐसे थे, एक तो कर्तृवाचक और एक भाववाचक जो सेम के सेम तद्धित में भी आते हैं। वहां पर क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़कर कर्ता बोधक शब्द बनाते थे और यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय जुड़कर कर्ता बोधक शब्द बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिए। अब उदाहरण देखिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मैंने शब्द लिखा लोहा प्लस R, क्या बना? लुहार। सोना प्लस R, क्या बना? सुनार। घास, एरा, घसेरा। तेल, ई, तेली। अब यहां पर देखिए, ये जो शब्द है लोहा, सोना, घास और तेल, ये सभी शब्द क्या है? ये शब्द है संज्ञा। ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। इन प्रत्ययों को हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय कहेंगे। और जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय जुड़ गया है वो क्या कहलाएंगे? तद्धितांत। और ये सभी शब्द क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक किसी न किसी वाक्य में कर्ता की भूमिका निभाते हैं, कर्ता का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। समझ में आई परिभाषा? ऐसी संज्ञाएं सर्वनाम विशेषण जिनके साथ प्रत्यय जुड़कर कर्ता का बोध कराने वाले शब्द बनाते हैं उन्हें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आगे देखिए, एक ये कई बार परीक्षा में आया हुआ शब्द है, यहाँ लिखा रास प्लस इया। रास संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा। रास प्लस इया क्या शब्द बना? रशिया। तो ये रशिया भी क्या है? कर्तृवाचक तद्धित। उसके बाद 2 नंबर भेद, दूसरे भेद पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो भेद है कर्तृवाचक के बाद में 2 नंबर का नाम है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। परिभाषा समझ। भाववाचक ऐसी संज्ञाएं सर्वनाम और विशेषण एवं अव्यय शब्द जिनके साथ प्रत्यय जुड़कर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। भाववाचक सेम का सेम भेद कृदंत में भी आता है, इसमें भी आता है। जो पहले 2 भेद पढ़ते हैं कर्तृवाचक और भाववाचक, दोनों ही कृदंत और तद्धित दोनों में। मूल अंतर आपको समझ में आ गया होगा। कृदंत में तो वो क्रियापदों के साथ बन के जुड़ के बनते हैं और यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर बनते हैं। तो अब देखिए उदाहरण देखिए,
पहला ही शब्द लिखा मैंने बूढ़ा आपा। बूढ़ा में आपा प्रत्यय जुड़ा, क्या बन गया? बूढ़ापा। ऐसे न ऐसे दूसरा उदाहरण देखिए, कड़वा आहट। कड़वा में आहट जुड़ा, क्या हो? कड़वा हट। अब यहाँ पर मैं घबराहट करता हूँ तो गलत होगा, क्योंकि घबराना क्रिया है तो वो कृदंत में आएगा। ऐसे न ऐसे आगे शब्द मैंने लिखा मीठा आस। क्या हो गया? मीठास। भाव हो गया मीठास। खट्टा आस, क्या शब्द बन गया? खटास। ऐसे न ऐसे और नाम देखिए, लाल ईमा। ईमा प्रत्यय के हैं। ये लाल मीठा खट्टा क्या है? विशेषण है, ये विशेषणों से बनते हैं। लालिमा। ऐसे न ऐसे काला ईमा, कालीमा। मधुर मधुर ईमा, मधुरिमा। मधुरिमा। अरुणिमा, अरुण से भी अरुणिमा। अरुण में ईमा प्रत्यय, अरुणिमा। तो ये अरुणिमा, मधुरिमा, कालीमा सभी क्या है? भाव। ऐसे ऐसे और देखिए, सुंदर। सुंदर में यह प्रत्यय जुड़ा, क्या शब्द बना? सौंदर्य। ऐसे ऐसे मधुर। मधुर में यह प्रत्यय जुड़ा, क्या बना? माधुर्य। खूब है माधुर्य, चातुर्य, सौंदर्य, मधुरता, सुंदरता। ता प्रत्यय से भी जो भाव है वो भावी बन गए। तो सुंदर, मधुर, ये कड़वा, खट्टा, मीठा, लाल, काला, मधुर, अरुण, ये सभी विशेषण है। विशेषणों के साथ प्रत्यय जोड़कर ये शब्द बने। आगे संज्ञा के उदाहरण देंगे। पशु, ता प्रत्यय जोड़ा, क्या बन गया? पशुता। और इसी पशु में मैंने त्वय प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया? पशुत्वय। तो ये दोनों ही भाव है। ऐसे न ऐसे मैंने शब्द लिखा मनुष्य। मनुष्य में त्वय प्रत्यय जोड़ा तो भाव बन गया मनुष्यत्वय। और मनुष्य में मैंने ता प्रत्यय जोड़ा सेम, तो क्या हो गया? मनुष्यता। ये भी क्या हो गया? भाव। अब सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखिए। ये तो हमारे दोनों उदाहरण किसके हो गए? संज्ञा के। सर्वनाम शब्दों के साथ मैंने शब्द लिखा अपना। अपना में पन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? अपना पन। और इसी अपना में मैं त्वय प्रत्यय जोड़ता हूँ तो क्या बनता है? अपना त्वय। ऐसे न ऐसे शब्द है मम। मम में मैंने ता प्रत्यय जोड़ा, क्या बन गया? ममता। और मम में त्वय प्रत्यय जोड़ दिया तो ममत्वय। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द बने हैं। वापस समझिए परिभाषा। ऐसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द जिनके साथ प्रत्यय जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द निर्मित करते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर ये यहाँ से लेके ये दोनों उदाहरण तो संज्ञा शब्दों के, यहाँ पर ये दोनों सर्वनाम के, बाकी सभी विशेषण थे। और ऊपरी, बाहरी, भीतरी ये किसके हो जाएंगे? अब ये है, जैसे मैंने ऊपर लिखा, ऊपर में ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? भाव ऊपरी। तो ऊपर, नीचे ये क्या है? ये अव्यय शब्द है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय चारों के साथ होकर ये हमने 2 नंबर भेद पढ़ा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा भेद देखिए। 6 उपभेद थे, 6 में से तीसरा देखिए। तीसरे का नाम है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। पहले तो इसको हटा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह खींचना है तो खींच लीजिए। तीसरे जो है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यूँ ही मैं कह रहा हूँ, कुछ फीडबैक देते रहें, क्योंकि अब क्या है कि क्लास में पढ़ाते हैं थोड़ी हंसी मजाक हो जाती है, यहाँ पर होती नहीं। दीवारों को पढ़ा रहे हैं, अब दीवारों को पढ़ाने से पता है आपको डायलॉग ही नहीं हो सकते हैं। तो आप लोगों के कमेंट आएंगे ना, तो कमेंट से क्या है कि मैं कुछ हंसी मजाक भी बीच बीच में कर लूँगा।
बाकी लॉकडाउन का सबसे अच्छा सदुपयोग है, पढ़ते रहो, थोड़े बहुत हंसी मजाक चलता रहेगा हमारे। तो देखिए संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय की परिभाषा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर संबंध का बोध कराने वाले शब्द बनाते हैं। संबंध किसे कहते हैं? जैसे मैं बोलता हूँ भारतीय, भारत से संबंधित, तो ये संबंधवाचक शब्द है। उदाहरण देखिए, आप सबसे बढ़िया उदाहरण एरा प्रत्यय के, काका प्लस एरा, ककेरा, ऐसे जैसे मामा, चाचा, फूफा, ये सभी किस प्रत्यय के मेल से बनेंगे? एरा प्रत्यय सभी में जोड़ो, ककेरा, चचेरा, ममेरा, ककेरा, ममेरा, चचेरा, फूफेरा। अब काका प्लस एरा से जो ककेरा शब्द बना है, ये काका से संबंधित, संबंध का बोध करा, मामा से संबंधित, चाचा से संबंधित, फूफा से संबंधित। ऐसे ऐसे कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे मैं शब्द लिख रहा हूँ विष प्लस एला, क्या बना? विषैला, ये भी किसका बोध कराएगा? संबंध का। ऐसे ऐसे भारत प्लस ई है, भारतीय, भारत से संबंधित। ऐसे ऐसे शब्द है बहन और ननद, अच्छे शब्द है, पहले पूछे जा चुके हैं आरएस में। बहन और ननद दो शब्द है, इनमें कोई प्रत्यय जुड़ेगा, कोई प्रत्यय जुड़ने से क्या बनेगा शब्द? बहनोई और ननदोई। अब आप वापस समझिए, यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं चाचा, काका, मामा, फूफा, विष, भारत में, ये तो है संज्ञाएं। तो इन संज्ञाओं के साथ एरा प्रत्यय लगने से जो शब्द बने, ये सभी संबंध का बोध करा रहे हैं। संबंध किससे? संज्ञा शब्द से, फूफा प्लस एरा फूफा, फूफा प्लस एरा फूफा से संबंधित, ननद प्लस वही तो ननद से संबंधित। तो मूल रूप से ये हमने तीसरा भेद पढ़ा, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ये तीन तो सामान्य थे, उससे पहले कृदंत के 5 भेद पढ़े, वो भी ठीक ठाक थे। अब जो आगे हमारे 3 भेद और बचे हुए हैं, कौन कौन से? अपत्यवाचक, ऊनतावाचक और लास्ट है ऊनतावाचक, अपत्यवाचक, और एक और भेद है जिसका नाम है अपने स्त्री बोधन। अपत्य, ऊनता और स्त्री बोधन, ये मोस्ट है। इनको हम आगामी वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। तो धन्यवाद साथियों।